गुड आफ्टरनून। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, नया टॉपिक है बिल्कुल। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जामिनर हर बार यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस टॉपिक को आज ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक में सबसे पहला हमें पढ़ना है यहाँ पे पोरफायरिन रिंग। तो सबसे पहले पोरफायरिन रिंग क्या होती है? तो पोरफायरिन रिंग क्या है? तो पोरफायरिन रिंग क्या होता है? पोरफायरिन 4 पायरोल रिंग से मिलकर बनती है। ठीक है, 4 पायरोल रिंग हम यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले। तो ये हमारी 4 पायरोल रिंग है। 4 पायरोल रिंग हमें यहाँ बनानी है। ठीक है, बहुत सारी नई नई टर्म्स यहाँ यूज होंगी, तो उन्हें देख के डरना नहीं है। ओके, तो सबसे पहले 4 पायरोल रिंग मैंने यहाँ बनाई है। 4 पायरोल रिंग। अब इन 4 पायरोल रिंग को हमें क्या करना है? एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो चारों पायरोल रिंग को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक एक कार्बन रहता है। तो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। ये पहली रिंग हमने कनेक्ट करी, ऐसे ही दूसरी रिंग यहाँ कनेक्ट कर दी, ऐसे ही तीसरी रिंग यहाँ कनेक्ट करी, और ऐसे ही चौथी रिंग यहाँ कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्ट करने के बाद में अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें बॉन्ड्स लगाने हैं पायरोल के। ठीक है, तो पायरोल के बॉन्ड्स कैसे लगेंगे? सबसे पहले ये स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यहाँ बनाना पड़ रहा है। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। अब इस पोरफायरिन रिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन के पास में, यहाँ इस तरीके से। अब इस पोरफायरिन रिंग को हमें क्या करना है? ये पोरफायरिन रिंग के अंदर मेटल को डालना है। ठीक है, ये पोरफायरिन रिंग क्या होती है? लिगेंड की तरह होती है। ठीक है, तो लिगेंड कैसे बनेगी? सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? बेसिक मीडियम में डालेंगे। पोरफायरिन रिंग को सबसे पहले बेसिक मीडियम में डालना है। तो बेसिक मीडियम में हम जब डालेंगे तो ये जो 2 हाइड्रोजन है इसके, ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के। तो ये दोनों हाइड्रोजन को क्या करेगा? यहाँ से लूज कर देगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसको बोलते हैं डाई एनायन ऑफ पोरफायरिन रिंग। तो ये डाई एनायन है पोरफायरिन रिंग का। अगर यहाँ पे हम एक मेटल इंसर्ट कर दें, सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई मेटल इंसर्ट कर दिया, तो ये मेटल क्या करता है? यहाँ से 4 बॉन्ड बनाता है। एक यहाँ पे बनाता है, एक यहाँ पे बनाता है, एक इधर बनाता है और एक इधर बनाता है। ऐसे करके मेटल इस पोरफायरिन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है पोरफायरिन रिंग के साथ में। तब हम इसको बोलते हैं मेटल पोरफायरिन। तब हम इसको बोलेंगे मेटल पोरफायरिन। तो मेटल पोरफायरिन के अंदर क्या है कि मेटल पोरफायरिन हमारा एक हीम यूनिट होता है। ठीक है, हीम यूनिट। और ये इसके अंदर क्या होता है? थोड़ी प्रोटीन्स की चेन और लगी होती है इधर उधर। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या लगा होता है? प्रोटीन की चेन्स। ओके, तो प्रोटीन की चेन होती है, 4 पायरोल रिंग होती हैं। चारों पायरोल रिंग को कनेक्ट करने के लिए बीच में यहाँ पे एक कार्बन होता है, और इसके अंदर टोटल कितने बॉन्ड्स हैं याद रखने हैं। ठीक है, ये पूरी कॉन्जुगेटेड रिंग होती है। ये सारे बॉन्ड्स आपस में क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड। और टोटल 11 बॉन्ड्स इसके अंदर होते हैं, पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो 11 पाई बॉन्ड्स इसके अंदर क्या होते हैं? कॉन्जुगेशन के अंदर होते हैं। तो मेटल पोरफायरिन रिंग का दूसरा नाम क्या हम लिखेंगे? हीम यूनिट। ठीक है, इसको हीम यूनिट भी कहेंगे, और यही वो यूनिट है जो हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पोरफायरिन रिंग है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? पोरफायरिन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, और चारों पायरोल रिंग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कार्बन से, और बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं? 11 बॉन्ड्स होते हैं। ओके, और उन पोरफायरिन रिंग के अंदर जब हम कोई मेटल डाल देते हैं तो वो बन जाता है मेटल पोरफायरिन, और उस मेटल पोरफायरिन को ही हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन, मतलब हीम यूनिट बोलते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक आने वाला है
वो टॉपिक हमारा है मायोग्लोबिन। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा, वो टॉपिक है हमारा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है, हमारी मसल्स के अंदर, मायो का मतलब होता है एक मसल्स के अंदर हमारी जो प्रेजेंट है हीम यूनिट, उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन क्या होती है, मायोग्लोबिन के बारे में हमें 2-4 बातें जाननी है। जैसे मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करेगी या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करेगी या ट्रांसपोर्ट करेगी। तो मायोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को स्टोर करना। मायोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को स्टोर करना। दूसरी चीज, मायोग्लोबिन टिश्यू में है या लंग्स में है, तो मायोग्लोबिन टिश्यू में, ठीक है, टिश्यूज में ऑक्सीजन को स्टोर करती है। ठीक। तीसरी चीज, मायोग्लोबिन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में होता क्या है कि आयरन मेटल होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या होती है, वही पोरफायरिन रिंग होती है। मैं इस तरीके से शॉर्ट में बनाऊंगा पोरफायरिन रिंग को। ओके, इस तरीके से शॉर्ट में पोरफायरिन रिंग को मैं ऐसे करके बनाऊंगा, बार बार बड़ा सा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और वो आयरन के पास क्या होता है कि यहाँ पे एक हिस्टिडीन यूनिट प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर हुआ हमारा क्या हुआ, मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हुआ। तो मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में एक हिस्टिडीन यूनिट प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखेंगे, और 4 पायरोल रिंग होती हैं, चारों आपस में कनेक्ट होती हैं। ये कार्बन से 11 इसमें क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड, जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रहते हैं, ठीक है, रेजोनेंस शो करते हैं। तो ये जो हमारी, ये जो है हमारा मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन के अंदर अगर हम देखें तो मायोग्लोबिन 2 तरीके की हमारे पास होती है। तो एक मायोग्लोबिन होती है डीऑक्सी मायोग्लोबिन, और एक होती है ऑक्सी मायोग्लोबिन। डीऑक्सी मायोग्लोबिन और ऑक्सी मायोग्लोबिन। तो डीऑक्सी मायोग्लोबिन वो मायोग्लोबिन है जिस जब हमारी मायोग्लोबिन ने ऑक्सीजन से कोई इंटरेक्शन शो नहीं किया। और ऑक्सी मायोग्लोबिन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन मायोग्लोबिन से जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा ऑक्सी मायोग्लोबिन। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा सबसे पहले इसमें जो बेसिक चीज याद रखनी है, वो बेसिक चीज है इसके अंदर आयन कौन सा है, डीऑक्सी मायोग्लोबिन में कौन सा आयन प्रेजेंट है और ऑक्सी मायोग्लोबिन में कौन सा आयन प्रेजेंट है। तो डीऑक्सी मायोग्लोबिन में जो आयन प्रेजेंट है वो है Fe+2, मतलब पोरफायरिन रिंग के अंदर, पोरफायरिन रिंग के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है वो क्या है, Fe+2, ठीक है। और ऑक्सी मायोग्लोबिन के अंदर भी सेम मेटल प्रेजेंट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन। अब आयरन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आयरन का नंबर कितना होता है, 26, और 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे हिसाब से आएगा 3d6-4s2। तो 3d6-4s2 के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये क्या रह जाएगा 3d6, और ये भी क्या रह जाएगा 3d6। यानी डीऑक्सी मायोग्लोबिन में भी 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का, और ऑक्सी मायोग्लोबिन में भी 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन। इसके बाद अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है लिगेंड की स्ट्रेंथ। लिगेंड की स्ट्रेंथ, तो लिगेंड की स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डीऑक्सी मायोग्लोबिन के अंदर लिगेंड है हमारा, वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और जो ऑक्सी मायोग्लोबिन में हमारा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। एक बात और बता दूं मैं, जो ये पोरफायरिन रिंग होती है ये एक सुप्रामोलिकुलर लिगेंड होता है। सुप्रामोलिकुलर लिगेंड मतलब बहुत बड़ा लिगेंड होता है। ये क्या करता है ना, मेटल को अपने पास बुलाता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो मेटल इसके पास आता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है जब ये ऑक्सी मायोग्लोबिन की फॉर्म में होता है। उसके बाद अगर हम स्पिन की बात करें, स्पिन की बात करते हैं तो स्पिन में क्योंकि ये लिगेंड वीक है, तो वीक लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे हम इसकी जो स्पिन हो जाएगी वो हाई स्पिन हो जाएगा, और यहाँ पे जो स्पिन होगी इसकी वो लो स्पिन होगी। लो स्पिन का मतलब अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं T2G और EG, एक बात और है ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में ये रहता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में। तो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हम क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो क्या रहेगा T2G EG में हमारे पास टोटल D इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम लोग भरेंगे इसके अंदर, जब हमारा वीक लिगेंड होगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 ऐसे यहाँ पे बढ़ते हैं। जब हम 1 2 3
4 5 6 इस तरीके से हमारा ये रहता है। और ये एनर्जी गैप कितना रहता है, डेल्टा ओ। और ये भी एनर्जी डिफरेंस क्रिस्टल फील्ड CFSE इसको हम बोलते हैं, तो कितना रहता है 1 डेल्टा ओ। और इस 1 डेल्टा ओ में से ये जो T2G की एनर्जी होती है 0.4 डेल्टा ओ रहती है, और Eg की कितनी रहती है प्लस का 0.6 डेल्टा ओ, राइट। और यहाँ पे भी सेम माइनस का 0.4 डेल्टा ओ, और इधर आ जाएगा प्लस 0.6 डेल्टा ओ, ठीक है। यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से फोर्स पेयरिंग हुई है, ओके। तो इस वजह से अगर हम यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकालें, स्प्लिटिंग एनर्जी निकालें, तो CFSE कितनी आने वाली है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है माइनस 0.4 में, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 1.6, और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है 0.6 में, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.2, तो टोटल कितना आ रहा है माइनस का 0.4 डेल्टा ओ। और इधर कितना आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन है माइनस 0.4 में, तो 0.24 डेल्टा ओ। अब ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसके पास है, स्टेबलाइजिंग एनर्जी किसके पास है 2.4 डेल्टा ओ। तो ये माइनस का मतलब तो एनर्जी बाहर जा रही है, मतलब एक्टोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे 0.4 है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 2.4 डेल्टा ओ है। तो इस वजह से क्या होगा, जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमारी ज्यादा होती है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड लेंथ, ओके। तो होने क्या वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आयरन हमारा जो था, जो पायरॉन रिंग के साथ बॉन्ड बना रहा था, यहाँ पे हमने बनाई थी, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से लिखता हूँ, इसको नोट कर लेना एक बार, ठीक है। मैं लास्ट पॉइंट फिर से बता रहा हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आयरन के बॉन्ड लेंथ के, राइट। तो यहाँ पे मैं फिर से शुरू करता हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सेम हियर, सी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या थी, लो थी, और यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या थी, हाई थी, ठीक है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जब हमारी ये जो पोरफायरिन रिंग थी, ये जो पोरफायरिन रिंग थी यहाँ पे ये जो आयरन का और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लो है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हाई है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो आयरन है वो छोटे छोटे बॉन्ड्स बनाएगा, और यहाँ पे जो आयरन है वो बड़े बड़े बॉन्ड्स बनाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये आयरन जो होता है थोड़ा सा डोम शेप में आ जाएगा। डोम शेप में पिरामिडल शेप टाइप का, मतलब रिंग तो नीचे प्लेनर फॉर्म में रहेगी रिंग, तो पोरफायरिन रिंग, और आयरन थोड़ा उस रिंग के ऊपर आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड्स जो 4 बॉन्ड्स हमने बनाए हैं, ये बॉन्ड्स क्या हुए हैं, बहुत ही बड़े हुए हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आयरन जो होगा रिंग के प्लेन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। तो इस वजह से अगर हम बोले तो यहाँ पे जो ये रिंग रहेगी वो रिलैक्स फॉर्म में रहेगी, और यहाँ पे जो रिंग रहेगी वो टेंस्ड रहेगी। टेंस का मतलब यहाँ पे स्ट्रेन रहेगा, और ये डोम शेप में रहेगी। डोम शेप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आयरन जो रहता है वो डोम शेप में रहता है। रिंग की किस क्या बनाती है, डोम शेप बनाती है। दूसरी बात एक मैंने ये बताई कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, कितना आया था हमारा 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे कितना आया था 1 2 3 4 5 6, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से और वीक लिगेंड की वजह से। तो अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर देखें किसका, तो मैग्नेटिक नेचर क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। मतलब हमारा जो डीऑक्सी मायोग्लोबिन है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का रहेगा, और जो ऑक्सी मायोग्लोबिन है वो हमारा डायमैग्नेटिक नेचर का रहेगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे एक हिस्टिडीन यूनिट प्रेजेंट थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आयरन से क्या हो गई, हिस्टिडीन यूनिट प्रेजेंट रहेगी, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा आके कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, और इस तरीके से ये ऑक्सीजन को स्टोर करके अपने अंदर रखता है।
ठीक है, ऑक्सीमायोग्लोबिन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कभी कभी पूछेगा एग्जाम में, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है वो लगभग 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आएगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। वैसे ऑक्सीजन जब O2 की फॉर्म में होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन जुड़ा है ना एक्चुअल में ये O2 माइनस की फॉर्म में जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी आने वाली है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1100 आएगी। जब O2 डाइऑक्सिन की फॉर्म में होता है तो लगभग 1560 स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रहती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में O2 की। यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आने वाली है वो कितनी आएगी 1100 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारा जो पहला पार्ट था इसका मायोग्लोबिन, ये मायोग्लोबिन हमारा खत्म हो गया। तो मायोग्लोबिन में हमें इतना ही पढ़ना था। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक इसमें आता है हीमोग्लोबिन का आएगा। तो हीमोग्लोबिन तो मैं क्या क्या पढ़ना है वो एक बार बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन में क्या रहने वाला है, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में पहला पॉइंट हम वही देखेंगे कि ये स्टोर करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को स्टोर नहीं करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा। मायोग्लोबिन ने तो स्टोर किया टिश्यू के अंदर, ये क्या करता है लंग्स से ऑक्सीजन को उठाएगा, ठीक है। एक तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा और दूसरा पॉइंट ये क्या करेगा लंग्स से ऑक्सीजन को उठाएगा और पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कराएगा ब्लड के थ्रू, ठीक है। तीसरी चीज इसमें भी हिस्टिडीन यूनिट प्रेजेंट होती है। जैसे मायोग्लोबिन में हिस्टिडीन यूनिट प्रेजेंट है, वैसे इसके अंदर भी पोरफायरिन रिंग है सेम और उसमें मेटल प्रेजेंट है, वही आयरन +2 सेम मेटल प्रेजेंट है। मतलब मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा इसमें बस ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और मायोग्लोबिन क्या करता है स्टोर करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। और हिस्टिडीन यूनिट इसमें भी प्रेजेंट है। हिस्टिडीन के बाद एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक्चुअल में जो हीमोग्लोबिन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, हमारे पीजीटी एग्जाम में आया हुआ है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन रहेगा, तो ये जो हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन रहेगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि ये पॉलीमर, मतलब चार मायोग्लोबिन का पॉलीमर है। मतलब एक हीमोग्लोबिन बनाने के लिए 4 मायोग्लोबिन आपस में क्या होंगे एक दूसरे जुड़ेंगे, ठीक है। मतलब जैसे एक ये हमारा Fe+2 और ये हमारी पोरफायरिन रिंग हो गई मेटल के साथ में, और ये हिस्टिडीन यूनिट हो गई, और ये पहली हमारी ये मायोग्लोबिन हो गया, और एक और मायोग्लोबिन मैंने यहाँ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये दूसरी मायोग्लोबिन यूनिट है, यहाँ पे एक हिस्टिडीन यूनिट आ गई और एक और Fe+2 है, ओके। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी एक हिस्टिडीन यूनिट और एक पोरफायरिन रिंग यहाँ पे लगा दी मैंने, नाइट्रोजन 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 और एक ये हिस्टिडीन यूनिट। तो ये 4 मायोग्लोबिन यूनिट्स हैं। अब ये 4 मायोग्लोबिन यूनिट्स क्या करती हैं आपस में एक पॉलीमर बनाती हैं, टेट्रामर बनाती हैं, और वो टेट्रामर ही हीमोग्लोबिन कहलाता है। ये हमारा हीमोग्लोबिन रहेगा और यहाँ पे ये टेट्रामर बनने की वजह से ये जो आयरन है इसकी ऑक्सीजन से जो जुड़ने की टेंडेंसी है वो थोड़ी कम रहेगी इन कंपैरिजन टू मायोग्लोबिन, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन तब जुड़ पाएगा जब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा पहले ऑक्सीजन को, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ेगा। जबकि मायोग्लोबिन में क्या था, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं थे, ये जो इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, इसमें बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन इजीली नहीं जुड़ पाएगा इन कंपैरिजन टू मायोग्लोबिन, ठीक है। तो मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन इजीली जुड़ता है लेकिन हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है। तो उस ऑक्सीजन फिर जुड़ता कैसे है इसमें, तो यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं क्योंकि 4 मेटल पोरफायरिन रिंग है, तो यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम है इन कंपैरिजन टू मायोग्लोबिन। तो जुड़ेगा कैसे, तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि ऑक्सीजन जुड़ेगा कैसे। तो सबसे पहला ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आयरन से जुड़ने के लिए। अगर सबसे पहला ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया तो दूसरे ऑक्सीजन को इतनी मेहनत नहीं करनी है क्योंकि ऑलरेडी उसको क्या मिला, एक बॉन्ड टूटा हुआ मिला। जैसे ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा, ये वाला सॉल्ट ब्रिज वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, तीसरे ऑक्सीजन को और थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी। मतलब पहला ऑक्सीजन बहुत मुश्किल से जुड़ेगा, दूसरा ऑक्सीजन थोड़ा इजीली जुड़ जाएगा,
तीसरा ऑक्सीजन और इजीली जुड़ेगा, और चौथा ऑक्सीजन बहुत ही इजीली जुड़ेगा। तो इस तरीके से 4 ऑक्सीजन जुड़ेंगे। और पहला ऑक्सीजन का अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, एक अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम हम चलते हैं कि जैसे हमारे पास एक हीमोग्लोबिन यूनिट है, और हीमोग्लोबिन यूनिट में हमने पहला ऑक्सीजन जोड़ा तो HbO2 बना, और फिर एक और ऑक्सीजन जोड़ा तो HbO2 का ट्वाइस बना, एक और ऑक्सीजन जोड़ा तो HbO2 का थ्राइस बना, और एक और ऑक्सीजन जोड़ा तो HbO2 का 4 बना। तो ऐसे करके अगर हम ये रिएक्शन चलते हैं, यहाँ पे एक K1 इसका कांस्टेंट है, यहाँ K2 है, यहाँ K3 है, यहाँ K4 है, और इन चारों के अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो यहाँ पे K4 का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है, K3, K2, K1, और यही इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे चौथे ऑक्सीजन को जुड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, पहला ऑक्सीजन बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे जुड़ा है। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव इफेक्ट। तो कोऑपरेटिव इफेक्ट में क्या करना है कि पहला ऑक्सीजन थोड़ा मुश्किल से जुड़ेगा, दूसरा थोड़ा आसानी से जुड़ेगा, और तीसरा और आसानी से जुड़ेगा, चौथा और आसानी से जुड़ेगा। तो टोटल हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को जोड़ सकता है आपने? 4। लेकिन अगर हमसे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में कंपेयर कराएं कि कौन सा ज्यादा ऑक्सीजन को ज्यादा जोड़ सकता है, मतलब ज्यादा कैपेबिलिटी किसकी ऑक्सीजन को जोड़ने की, तो मायोग्लोबिन की टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की, हीमोग्लोबिन की थोड़ी कम है। हीमोग्लोबिन जोड़ता ज्यादा है, ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा जोड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन जोड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम है। ठीक है, वो सोल्ट ब्रिज की वजह से, क्योंकि 4 पोरफायरिन रिंग, मेटल पोरफायरिन रिंग आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर हम बताएं कि हीमोग्लोबिन जैसे मायोग्लोबिन की 2 फॉर्म थी, ऐसे हीमोग्लोबिन की भी क्या है? 2 फॉर्म है। एक हो गई डीऑक्सी फॉर्म और एक हो गई ऑक्सी फॉर्म। सेम टू सेम सब कुछ है, जैसे मायोग्लोबिन में पढ़ा है, जैसा मायोग्लोबिन डीऑक्सी था ऐसे हीमोग्लोबिन भी ऑक्सी, सेम टू सेम हर बार सेम है। इलेक्ट्रॉनिक जैसे आयन Fe+2 लिगेंड यहाँ वीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, ये हाई स्पिन है, ये लो स्पिन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 है, इसमें भी D6 है। इससे क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम आएगी, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा आएगी। ठीक है, यहाँ पे डोम शेप में रहेगा, यहाँ पे टेंस रहेगा, यहाँ पे रिलैक्स फॉर्म में रहेगा आयरन। यहाँ पे स्ट्रेन जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्ट्रेन नहीं रहेगा क्योंकि आयरन प्लेन में आ जाएगा। मैग्नेटिक नेचर ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, वो डायमैग्नेटिक रहेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से। यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी बराबर आएगी जितनी मायोग्लोबिन में थी, मतलब 1100 के आसपास यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या आएगी? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आने वाली है। तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में ये सारे पॉइंट्स थे। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों हीम, इसको हम हीम भी बोलते हैं। हीम का मतलब क्योंकि मेटल पोरफायरिन यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब हीम यूनिट प्रेजेंट है। अब एक और चीज है, पहले एक होता है हेमेटिन, एक कंपाउंड होता है हेमेटिन। हेमेटिन एक कंपाउंड है। हेमेटिन का मतलब क्या है? हेमेटिन क्या होता है? अगर हम अपने पोरफायरिन रिंग में, हमारे मेटल था, आयरन था, और साथ में क्या थे? 4 पायरोन रिंग थे, और प्रोटीन यूनिट्स भी जुड़ी रहती हैं, तो वो हमारे लिए ठीक है। अगर हम अपने उस रिंग में से प्रोटीन की यूनिट्स हटा दें तो जो बचेगा वो बड़ा खतरनाक हमारे लिए। मतलब वो जो चीज बचेगी जब हम अपनी प्रोटीन यहाँ से हटा दें, तो आयरन जैसी ऑक्सीजन को जोड़ेगा अपने अंदर, वो एक प्रेसिपिटेट बना लेगा हमारे ब्लड में। ठीक है, तो वो हमारे क्या करता है? वो प्रेसिपिटेट का नाम ही हेमेटिन है। मतलब अपने रिंग में से हमने अगर प्रोटीन यूनिट्स हटा दिए और ऑक्सीजन को जोड़ लिया तब उस यूनिट ने, तो वो एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। यानी हमारे इस यूनिट में प्रोटीन बहुत जरूरी है, पोरफायरिन रिंग से जुड़ा हुआ। प्रोटीन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो फिर ब्लड हमारा कोएगुलेट हो जाएगा। तो इस वजह से हेमेटिन बहुत ही खतरनाक प्रेसिपिटेट होता है हमारे लिए, हमारी डेथ हो सकती है इससे, इसलिए हेमेटिन को थोड़ा याद रखेंगे। हेमेटिन का दूसरा नाम क्या है? म्यूटा ऑक्सोडाइमर। म्यूटा ऑक्सोडाइमर किसको हम बोलते हैं। इसमें इतना ही बताना था मुझे हेमेटिन में, और कुछ ज्यादा नहीं बताना। अब यहाँ पे 2 चीजें और है नॉन हीम, जिनमें मेटल पोरफायरिन रिंग नहीं प्रेजेंट होती। नॉन हीम उनको हम बोलते हैं। हीम किसे बोलते हैं? इसमें मेटल पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट है। जिसमें मेटल पोरफायरिन रिंग नहीं प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं? नॉन हीम। तो नॉन हीम हमारे पास 2 चीजें नॉन हीम है। हीम में भी 2 चीजें थी, एक तो हमारा मायोग्लोबिन और एक हीमोग्लोबिन। और नॉन हीम में भी 2 चीजें हैं, एक तो हो गया हमारे पास हीम एरिथ्रिन और एक हो गया हीमोसाइनिन। 2 चीजें हमारे पास हैं, हीम एरिथ्रिन और हीमोसाइनिन। हीम एरिथ्रिन क्या करता है? हीम एरिथ्रिन इनवर्टिब्रेट्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? बायोलॉजी से जो पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे।
इनवर्टिब्रेट जो हमारा फाइलम हो जाएगा, फाइलम उसमें जितने भी किंग एनिमल्स आएंगे वो सारे को जो ट्रांसपोर्ट होगी ऑक्सीजन वो हेमिरेथ्रिन करेगा। जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन करता है, तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी बॉडी में कौन करता है, हेमिरेथ्रिन। और जो हीमोसाइनिन है वो किसकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, मोलस्का, जैसे स्नेल वगैरह है ना, तो मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा। हमारा जो किंगडम है आर्थ्रोपोडा फाइलम है वो सबसे बड़ा फाइलम, सबसे ज़्यादा इसमें ही प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स, ठीक है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उस टाइप के, झिंगुर टाइप के, तो वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। तो हीमोसाइनिन उसमें ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब हेमिरेथ्रिन की अगर हम बात करें तो हेमिरेथ्रिन के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो हेमिरेथ्रिन में क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं। हेमिरेथ्रिन भी दो टाइप का होता है, एक होता है डीऑक्सीफॉर्म और एक होता है ऑक्सीफॉर्म। अब यहाँ पे जो आयरन होता है ना, यहाँ पे दो आयरन प्रेजेंट होते हैं, Fe+2 और यहाँ पे भी Fe+2। तो Fe+2 का हमने देखा था, ये भी 3d6 है और ये भी 3d6, ठीक है, 3d6 और 3d6। और यहाँ पे जो डीऑक्सी फॉर्म है इसकी, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ तो कितना आ जाएगा, T2G, जैसे पहले आया था T2G4 और Eg2, और ये वीक लिगेंड रहता है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, T2G4 और Eg2। अब होता क्या है कि यहाँ पे इस आयरन से 3 हिस्टिडीन यूनिट जुड़ी होती हैं, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन और हिस्टिडीन। और ऐसे ही इस आयरन से कितनी जुड़ी होती हैं, इस आयरन से कितनी जुड़ी होती है, 2 यूनिट, एक हिस्टिडीन और एक हिस्टिडीन, 2 हिस्टिडीन यहाँ जुड़ी रहती हैं। और इन दोनों आयरन को कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे जुड़ा रहता है एक एस्पार्टिक एसिड और एक ग्लूटारिक एसिड, 2 चीजें ये जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इधर जो हमारा जुड़ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटारिक एसिड। अब इन दोनों आयरन को अगर हमें जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इससे हमें एक OH को जोड़ना है। तो ऐसे करके अगर हम देखते हैं तो जो ये वाला आयरन है हमारा, वो उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 6 है, ये हेक्सा कोऑर्डिनेट है। और अगर इधर वाला आयरन देखते हैं, डीऑक्सी फॉर्म के 2 आयरन है ना, इधर वाला हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है और ये वाला आयरन कितना है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, 1 2 3 4 5। अब जैसे ही ये ऑक्सी फॉर्म में आता है, ऑक्सी फॉर्म में जब आएगा तो पहले आयरन जो है हमारा +2 से बन जाएगा +3, और यहाँ पे 3 हिस्टिडीन यूनिट प्रेजेंट है, और इधर कितने यूनिट प्रेजेंट है हिस्टिडीन की, 2 यूनिट प्रेजेंट है, एक एस्पार्टिक एसिड है, एक ग्लूटारिक एसिड है, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH। ओके, तो जब जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब इधर भी हेक्सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, उधर भी हेक्सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो हेमिरेथ्रिन है उसका डीऑक्सी फॉर्म का जो एक आयरन है वो हेक्सा कोऑर्डिनेट है और एक आयरन पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, और ऑक्सी फॉर्म का एक आयरन हेक्सा कोऑर्डिनेट है, दूसरा भी हेक्सा कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पे आयरन +2 है, वहां पे आयरन Fe+3 और +3 है। अब +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था, D6, और ये भी कितना था, D6, और ये कितना हो जाएगा, D5। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये वीक लिगेंड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये दोनों वीक लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पे वीक की स्ट्रेंथ रहेगी, यहाँ पे लिगेंड की स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो T2G4 Eg2 आएगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, T2G4 Eg2। जबकि अगर इधर देखते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा T2G5 Eg0, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, T2G5 Eg0। तो अब होगा क्या, जब ये दोनों आयरन आपस में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रखेंगे तो यहाँ पे स्पिन स्पिन कपलिंग हो जाएगी। स्पिन स्पिन कपलिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखे हैं, 2 नहीं, कितने आ जाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पे 4 और एक 5 और एक 6, टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इसके अंदर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे स्पिन कपलिंग हो जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, मतलब इसकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो मैग्नेटिक नेचर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ डायमैग्नेटिक आने वाली है। और इस केस में देखें तो D5 है, यहाँ भी 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो वो 10 भी क्या हो जाएंगे, पेयरिंग कर लेंगे स्पिन कपलिंग की वजह से। तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, मतलब इसकी डीऑक्सी फॉर्म भी डायमैग्नेटिक हो रहेगी और ऑक्सी फॉर्म भी डायमैग्नेटिक रहेगी। उसका रीजन क्या है कि स्पिन कपलिंग हो जाएगी, इसकी स्पिन दूसरे वाले से क्या हो जाएगी, कपल कर लेगी, और इसकी स्पिन भी दूसरे वाले से क्या कर लेगी,
कपल कर लेगी। दूसरी चीज इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या बात है कि ये कलरलेस रहता है। डीऑक्सीफॉर्म क्या है? कलरलेस। और ऑक्सीफॉर्म क्या है? कलर्ड है, रेड कलर का होता है ऑक्सीफॉर्म इसका। तो रेड कलर का होने का रीजन क्या है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये क्या हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा, रेड कलर, और ये क्या होगा? कलरलेस। एक और बात, जब हमारे पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ESR जिसको हम बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, तो उसमें होता क्या है कि ESR एक्टिव वही रहेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो क्योंकि ना तो इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से, ना इस फॉर्म में कोई रहा, तो ये भी ESR इनएक्टिव होगी और ये भी क्या होगी? ESR इनएक्टिव। तो हमारे पास दो फॉर्म है, दोनों की दोनों क्या है? ESR इनएक्टिव रहेंगी। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा दूसरा नॉन हीम बचा है, नॉन हीम दूसरा हमारे पास में कौन सा आ गया? हीमोसाइनिन। अब हीमोसाइनिन बड़ा इंपॉर्टेंट इस वजह से है, हीमोसाइनिन में ना तो हीम है, हीम का मतलब नॉन हीम है ना, तो इसके पास नो हीम, कोई हीम नहीं है। हीम का मतलब पोरफायरिन का उसके अंदर मेटल प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात, ना ही इसके अंदर साइनाइड है, नो साइनाइड। हीमोसाइनिन में ना हीम है ना साइनाइड है, इसके नाम में हीमोसाइनिन है, तो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीमोसाइनिन में ना तो हीम है ना साइनाइड है। ठीक है, तो हीमोसाइनिन भी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है, एक ऑक्सीफॉर्म और एक डीऑक्सीफॉर्म और एक ऑक्सीफॉर्म। यहाँ पे भी दो कॉपर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कॉपर होता है, कॉपर प्लस वन, और ऑक्सीफॉर्म में कॉपर प्लस टू और कॉपर प्लस टू। होता क्या है? 3 हिस्टिडीन यहाँ होती है, 3 हिस्टिडीन यहाँ होती है, हिस्टिडीन 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 हिस्टिडीन। और ये जो हिस्टिडीन है ये आपस में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में जुड़ा रहता है, दोनों कॉपर सिस्टम हमारे। और यहाँ पे क्या होता है? ऐसे ही 3 कॉपर, 3 हिस्टिडीन और बीच में ऑक्सीजन का, जब ये ऑक्सीजन ले लेगा तो इस तरीके से आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो कॉपर कितना होता है? Cu29 3d10 4s1। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो ये भी 3d10 और ये भी 3d10 कपल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी स्पिन स्पिन कपलिंग हो जाएगी, तो 10 इसके पास है 10 इसके पास है, तो पेयरिंग कर लेंगे तो ये भी डायमैग्नेटिक नेचर का रहेगा। जबकि इस केस में क्या होगा? 3d9 है, ये भी 3d9 है, लेकिन जब स्पिन स्पिन कपलिंग होगी तो 9 और 9 18 इवन नंबर ही आ जाएगा, तो इवन नंबर की वजह से ये भी डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। तो ये भी डायमैग्नेटिक है, वो भी डायमैग्नेटिक है। और कलर की बात करें तो ये कलरलेस है, वो कलर्ड है, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है जैसे ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है कैसे कलर होता है? ब्लू कलर का। तो उसका रीजन क्या? हीमोसाइनिन की वजह से, हीमोसाइनिन की वजह से। ठीक है, तो ब्लू कलर का रीजन क्या है? जैसे हीमेरिथ्रिन में था ना रेड कलर का, इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर था। यहाँ पे भी ब्लू कलर का होने का रीजन क्या है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो ये हमारे 4 चीजें बायो ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट हैं, 2 तो हीम और 2 नॉन हीम। हीम में क्या क्या आएगा? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और इसमें नॉन हीम में क्या आएगा? हेमरिथ्रिन और हीमोसाइनिन। अब इसमें एक चीज और बची है बस लास्ट, मेटलो एंजाइम्स। ठीक है, मेटलो एंजाइम्स और बचता है लास्ट में। तो मेटलो एंजाइम क्या होंगे हमारे पास? मेटल एंजाइम्स। तो मेटल एंजाइम्स में 2-3 बातें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है जिंक, ठीक है, एक हमारे पास में इंपॉर्टेंट है मॉलिब्डेनम, एक है आयरन, एक मैग्नीज भी है। ठीक है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट है, बहुत केवल हमारे पास, ज्यादा नहीं है इसमें। ओके, तो बस ये बचता है जिंक, यहाँ पे हम लेके चलेंगे जिंक, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज और एक साइटोक्रोम P450 और विटामिन B12। ठीक है, तो ये 5 मेटल एंजाइम्स के बारे में हम याद देखेंगे। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज और 1 और 2, जिंक के 2 मेटल एंजाइम हम पढ़ेंगे, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज और एक दूसरा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो इन दोनों का काम क्या है? तो ये जो करता है ना हाइड्रेशन ऑफ CO2, जैसे हमारे पास CO2 है हमारी बॉडी में, जैसे हम CO2 को अपनी बॉडी में लेते हैं तो CO2 और H2O मिलके क्या बनाते हैं? H2CO3। ठीक है, तो H2CO3 जब ये बनाएंगे तो H2CO3 को अगर हमें एनहाइड्रस फॉर्म में लेके आना है तो माइनस वाटर अगर हम करें तो वापस बन जाएगा। ये एनहाइड्रस वाटर भी रिमूव कर सकता है, इसमें से वाटर को ऐड भी कर सकता है, राइट। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में क्या करेगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन की चेन होती है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर सकता है फ्रॉम C टर्मिनल, जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड वाला, तो वहां से इसको क्या करता है? हाइड्रोलाइज कर सकता है। मॉलिब्डेनम में 2 एग्जांपल याद रखने, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ठीक है,
तो यहाँ पे एल्डिहाइड ऑक्सीडेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग शराब वगैरह पीते हैं तो उनकी बॉडी क्या करती है, शराब जैसी वो अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाती है, और एल्डिहाइड जैसे ही एल्डिहाइड ऑक्सीडेज वहाँ पे मिलता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज क्या करता है, वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है एसिड में ऑक्सीडेशन से। अगर एल्डिहाइड नहीं कन्वर्ट होगा एसिड में तो वो बॉडी के लिए पॉइजनस रहता है। तो अल्कोहल जो लोग लेते हैं वो उनकी बॉडी पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होता है, एसिड में, वो उसको ये कन्वर्ट करता है। ऊपर Mn के लिए सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज एक है, और साइटोक्रोम P450 होता है। साइटोक्रोम P450 क्या करेगा कि अगर हमारे पास कोई एल्कीन है या एल्कीन है जिसमें CH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन के इंसर्शन का काम किसका है, साइटोक्रोम P450 का। विटामिन B12 में क्या इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 में जो हमने रिंग बनाई थी ना, रिंग कैसे बनाई थी, यहाँ पे मेटल लिया था और यहाँ पे 4 पायरॉल रिंग थे हमारे पास, ठीक है, और ये भी 4 पायरॉल रिंग थे, और इनको हमने क्या किया था, ऐसे करके कनेक्ट किया था, ऐसे करके, है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये जो रिंग है इसमें यहाँ पे सीधा ये जुड़ा होता है, बीच में कोई कार्बन नहीं होता। उसमें तो क्या था, पोरफायरिन रिंग में चारों में एक एक कार्बन था बीच में, यहाँ पे क्या होता है, सीधा जुड़ा रहता है, कोई कार्बन नहीं होता बीच में। इसको पोरफायरिन रिंग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कोरिन रिंग। इसका नाम है कोरिन रिंग, और ये विटामिन B12 में प्रेजेंट होती है। साइनोकोबालामिन बोलते हैं विटामिन B12 को, ठीक है। तो ये कुछ मेटल एंजाइम्स है जिसके बारे में हमें कुछ याद रखना है मेटल एंजाइम्स में, ठीक है। तो ये 5 है, जिंक, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, साइटोक्रोम P450 और विटामिन B12। अच्छा, एक चीज और रह गई यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग O2 बाइंडिंग कैपेसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग O2 बाइंडिंग कैपेसिटी, तो उसमें क्या करना है कि 2 चीजें हैं, एक तो है pH और एक है पार्शियल प्रेशर। 2 चीजों के बारे में 2 इफेक्ट हैं, ये पढ़ने हैं बस। देखो, pH अगर कम हुई तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, O2 बाइंडिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। pH डिक्रीज तो O2 बाइंडिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज। तो जैसी हमारी जो ऑक्सीजन है जैसे टिश्यू में पहुंचती है, तो टिश्यू में क्योंकि कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, जब हीमोग्लोबिन लेके जाएगा ना ब्लड टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाएगा, तो अगर वहाँ पे कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट हुआ, जो हम CO2 ले रहे हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना रही है H2CO3, तो H2 एसिडिक नेचर होने की वजह से वहाँ पे क्या करते हैं ना, pH डिक्रीज करती है। तो pH जैसे डिक्रीज करेगी, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, और हीमोग्लोबिन क्या करेगा, मसल्स में जाके ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ठीक है। तो वो मायोग्लोबिन क्या कर लेगी, उस ऑक्सीजन को स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, ओके। दूसरा चीज है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या करता है कि अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं यहाँ पे, परसेंटेज सेचुरेशन और पार्शियल प्रेशर का ग्राफ, तो मायोग्लोबिन के लिए ग्राफ ऐसा आता है, और हीमोग्लोबिन के लिए ग्राफ थोड़ा सिग्मोइडल आता है, एस टाइप का। इसको बोलते हैं सिग्मोइडल, और इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक, ठीक है। तो ये ग्राफ सिग्मोइडल क्यों है, तो इस चीज से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई यहाँ तो थोड़ा इस तरीके का है, यहाँ पे थोड़ा कम क्यों हुआ, ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है क्यों हो रहा है कम। तो वो वही रीजन है, सेम रीजन जो मैंने बताया था, कोऑपरेटिव इफेक्ट, कि पहला ऑक्सीजन जो जुड़ेगा वो थोड़ा लेट जुड़ेगा, दूसरा जुड़ेगा थोड़ा आसानी से जुड़ेगा, तीसरा और आसानी से जुड़ेगा, चौथा और आसानी से जुड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहेगा, पहले प्रेशर कम रहेगा, उसकी वजह से बाद में जाके बढ़ेगा कोऑपरेटिव इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो इस तरीके का नहीं आता, वो किस तरीके का सिग्मोइडल ग्राफ आता है। तो बस इतना ही है, ठीक है। थैंक यू।